कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमी से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड के माननीय चेयरमैन श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी, सम्मानित प्रबंध निदेशक श्री सौरभ जैन जी, सम आदरित अतिथि श्री देवेंद्र कुमार जी, प्रधानाचार्य कृषक इंटर कॉलेज मवाना, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह जी, प्रधानाचार्य के इंटर कॉलेज मेरठ, प्रकाशन के विभिन्न विभागों के अध्यक्षगण, समुपस्थित प्रबुद्धजन, विद्या प्रसारण केंद्र से ऑनलाइन जुड़े तमाम शिक्षार्थी और शिक्षकगण और सम्मानित मीडिया बंधुओं, ई विद्या के सौजन्य से प्रसारित आज की परिचर्चा में मैं डॉक्टर रोहित खोखर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश की स्थापना 41 वर्ष पूर्व से सुखबीर सिंह जैन जी ने देश के बच्चों को संस्कृत पुस्तकें देने की बड़ी सोच के साथ की थी। विद्या प्रकाशन मंदिर राष्ट्रीय फलक के उच्चतम प्रकाशन घरानों में से एक है। अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह प्रकाशन कालक्रम में राष्ट्र की महान विभूतियों से सम्मानित हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वर्ष 2005 में विद्या प्रकाशन मंदिर को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत कर चुके हैं। अभिनव प्रतीक के युक्त प्रकाशन की प्राय 4300 से ज्यादा कृतियां विश्व स्तरीय तकनीकी, प्रौद्योगिकी, कौशल तथा अद्यतन तकनीकों के द्वारा निर्मित होती हैं। शिक्षा से अटूट संबंध के कारण विद्या प्रकाशन मंदिर टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रति अपना नैतिक दायित्व समझता है। इसी दायित्व बोध से प्रेरित होकर प्रकाशन ने डिजिटल परिचर्चा कार्यक्रम का श्री गणेश किया है। डिजिटल परिचर्चा के माध्यम से यदि हम लोग मूक शिक्षार्थियों की वाणी को संबुद्ध प्रवाह दे पाए और उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर सके, तो विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड इस सर्वोच्च को राष्ट्र सेवा समझेगा। अब जो ऑनलाइन विद्यार्थी हम लोगों से जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं कुछ चीजें कह दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम हम सुचारू रूप से शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के चलते इस बार आपकी कक्षाएं नियमित रूप से और सुचारू रूप से नहीं चली हैं, किंतु परीक्षाएं तो अपने समय पर उसी प्रकार से होंगी जिनमें अब अधिक समय नहीं रह गया है। आपको हर हाल में परीक्षाओं में सिर्फ सफल ही नहीं होना है, अच्छे अंकों के साथ शानदार सफलता भी पानी है। विद्या प्रकाशन मंदिर परीक्षाओं में आपकी बेहतर तैयारी के लिए ई विद्या मास्टर क्लासेस तो लेकर आया ही है, साथ ही साथ ये परिचर्चा में ऐसे शिक्षाविदों से आपकी मुलाकात करा रहा है जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने की ऐसी टिप्स देंगे जिनका अनुसरण कर आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक के साथ सफलता अर्जित कर सकेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आज के अतिथियों का आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूं। हमारे पहले अतिथि जो हमारे बीच अब आने वाले हैं, उनका नाम श्री देवेंद्र कुमार हैं, जो कि प्रधानाचार्य हैं कृषक इंटर कॉलेज मवाना के। विद्या प्रकाशन मंदिर के तत्वाधान में ई विद्या परियोजना के सौंदर्य से आयोजित ऑनलाइन परिचर्चा के अंतर्गत आज हमारे अतिथि वक्ता हमारे बीच में हैं। आप गणित विषय में एमएससी और एमएड डिग्री धारक परम विद्वान हैं। गणित प्रवक्ता के रूप में आपका 24 वर्षों का शिक्षण अनुभव रहा है और 12 वर्षों से आप प्रधानाचार्य के पद पर प्रशंसनीय प्रशासनिक अनुभव है। विद्या प्रकाशन मंदिर को यह व्यक्त करते हुए अतीव गर्व हो रहा है कि वर्ष 2018 में आपको गवर्नर अवार्ड से विभूषित किया गया है। आपके लिए जोरदार तालियां। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान लें।
अब मैं आप लोगों का परिचय अपने दूसरे अतिथिगण से कराना चाहता हूं। डॉक्टर वीर बहादुर सिंह। ई विद्या परिचर्चा में आज हमारे दूसरे वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, जो प्रधानाचार्य हैं कन्हैया लाल कृष्ण इंटर साहे इंटर कॉलेज मेरठ में। आप भी गणित विषय में एमएससी, एमकॉम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए, एमएड और टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान टॉपिक के अंदर पीएचडी होल्डर हैं। सर अपने 14 वर्ष तक गणित प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और उसके बाद 22 वर्षों तक अपना अनवरत प्रधानाचार्य पद पर प्रभावपूर्ण प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। समस्त शिक्षा जगत के साथ हमारे लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर वीर बहादुर सिंह जी, जो शिक्षक के साथ एनसीसी ऑफिसर और स्काउट गाइड संस्था के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पद को भी अलंकृत कर चुके हैं। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच पे अपना स्थान दें। अब आज की परिचर्चाओं का सिलसिला और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आप लोग हमसे जुड़ चुके होंगे ऑनलाइन और आप सब लोगों ने जो प्रश्न मुझे दिए थे, जिसकी जिज्ञासाएं आपके मन में हैं, वो जिज्ञासाएं, वो प्रश्न मैं आज अपने अतिथियों से पूछूंगा और ये लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे। शर्त सिर्फ एक है कि आपको बेझिझक इन सवालों का जो सर उपाय बताएंगे उनको आंख बंद करके ऐसे के ऐसे ही पूर्ण रूप से धारण करना है और उनको आगे ले जाकर अपनी तैयारी करनी है। जो पहला प्रश्न मेरा पूछने जा रहा हूं वो हम अपने पहले अतिथि श्री देवेंद्र जी से पूछेंगे और उसके बाद वीर बहादुर सर से पूछेंगे। सर मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है वो है, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण स्कूलों में परंपरागत कक्षाओं का स्थान ऑनलाइन शिक्षा ले रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के शिक्षार्थी इस पढ़ाई के आदी नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए क्या उपाय, क्या सुझाव या क्या निर्देश हैं सर? है साहब, जैसा अभी आपने पूछा कि कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां बदली हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को जागरूक करना है। हमारे यूपी बोर्ड के जो शिक्षार्थी हैं वो सीरियसली इस ऑनलाइन क्लासेस को नहीं ले रहे और उसके कई कारण हैं कि एक तो हमारे जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते, कहीं जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। और मैंने, क्योंकि हम कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, बच्चों से संपर्क करते हैं, गर्ल्स की प्रॉब्लम आती है कि उनको उनके भाई या गार्जियन जो है मोबाइल नहीं देते। यानी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें एक जो हमारा मोबाइल फ़ोन का वो है, ये भी एक अहम है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है उस विद्यार्थी को वेटेज मिलना चाहिए जब भी, क्योंकि इंटरनल मार्क्स भी कॉलेज देता है, तो उसमें उस स्टूडेंट को वेटेज ये मिलना चाहिए कि उसको अच्छे मार्क्स इंटरनल एग्जाम में मिलने चाहिए। जिस विद्यार्थी ने बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं की है, ऑनलाइन क्लास में वो आया ही नहीं है, उसको उतना भारांक नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें मेरा तो ये है कि दो चीज़ें विशेष हैं इसमें, अवेयरनेस टू द गार्जियंस फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोबाइल फोन एंड सेकेंड वन द ऑनलाइन अटेंडेंस। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे उससे जुड़ेंगे और ये जो ऑनलाइन क्लासेस की मजबूरी हुई है, ये आगे के लिए भी बहुत एक मजबूत ये उसके साथ साथ भी रहेगी। तो मुख्य मेरा यही कहना है कि गार्जियंस को चाहे कैसे भी हो जागरूक करना होगा। थैंक यू देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने जो बात बच्चों आपको बताई है, ये तो आज किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है कि आप लोगों के घर पर मोबाइल फोन ना हो। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि वो मोबाइल फोन्स जो आपके पास हैं, जिनसे आज तक आप गाने सुनते थे, चैटिंग करते थे, फेसबुक करते थे, अब आपको उसको पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करना होगा।
और जिस तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी जिस तरह से ई विद्या का उद्घाटन किया था, हम आपके लिए जो ई विद्या लेकर आए हैं ये भी उसी के तरफ को बढ़ते हुए वो कदम है कि आप लोगों को अब ये तय करना ही होगा कि ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना ही होगा, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं होगा। अभी हम अपने अगले अतिथि के पास जाते हैं और उनके विचार इसमें सुनते हैं। सर, ओवर टू यू। सर्वप्रथम मैं विद्या प्रकाशन को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह की योजना बनाकर एक ये नया कार्यक्रम शुरू किया। इससे हमारे प्रदेश के सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। मैं इस ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जो कोरोना पीरियड में किया है इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद जो अप्रैल के एंड में लगभग गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया भाई बच्चों की एजुकेशन की 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन हैं और की हैं तो उनके ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की जाए। तो उसी के प्रयासरत जो है सभी विद्यालयों ने अपना प्रयास किया और प्रयास किया कि हर क्लास के जो ग्रुप तैयार किए गए। हमारे विद्यालय में लगभग 27 ग्रुप संचालित हैं। उन 27 ग्रुप में स्टार्टिंग में ये महसूस किया गया कि ये हम और हमारे गार्जियंस जो बच्चों के गार्जियंस थे वो इसके जो सडनली ट्रेजेडी आई थी उसके लिए हम पूर्णतः तैयार नहीं थे। जब पूर्णतः तैयार नहीं थे, बच्चों के पास जो है मोबाइल की सुविधा नहीं थी। मोबाइल थे भी तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं लगभग 60 to 80% बच्चे वो हैं जो बिल्कुल मध्यम श्रेणी से नीचे के बच्चे हैं। तो उनके पास मोबाइल है भी तो सामान्य मोबाइल था और उसके बाद जो है वो व्हाट्सएप वगैरह की सुविधा उसके पास नहीं थी। दूसरा उस दौरान जो है कोरोना हो गया, सबकी जो है जो आय के स्रोत थे वो ख़त्म हो चुके थे तो इसलिए बच्चे खरीद भी नहीं गए। तो 1-2 महीना तो हमारा ऐसे ही निकला। लेकिन फिर किसी ने जब गार्जियंस ने महसूस किया कि इस ऑनलाइन की वजह से काम नहीं चल पाएगा, बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, तो इन्हें उधर से जो है अपना अरेंजमेंट किया है। अब भी मैं ये मानता हूँ कि लगभग 20 से 25% बच्चे अब भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं ले पा रहे हैं। उनकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो एडमिशन्स वगैरह के लिए आते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि ये भी प्रॉब्लम है। हमने अब ये हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराया है। उस हाफ ईयरली एग्जाम में भी 20% लगभग बच्चा अपीयर नहीं हो पाया, 80% अपीयर हुआ है। तो उस 20% में भी बच्चे का ये जानकारी हमें मिली, जैसे गार्जियन से संपर्क किया कि उसको कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया कि आपके यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम है, वो नहीं व्हाट्सएप वगैरह से वो नहीं जुड़ा हुआ था। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन आपकी ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए खाना या कोई हम बीमार पड़ जाएं तो भी ट्रीटमेंट हम कराते हैं, तो गार्जियंस से भी मेरा अनुरोध है कि उन बच्चों को जो है व्यवस्था करें कि मोबाइल उनके पास हो। लेकिन बच्चों से भी कहना चाहूँगा मोबाइल का उतना ही अच्छी तरह यूज करें जिसके लिए आपको दिया गया है। तो सभी शिक्षक जो है जो क्लासेज के टीचर्स हैं आपके वो सभी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दे रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। दूसरा भी विद्या प्रकाश ने ये योजना स्टार्ट की है, इससे भी आप लाभ ले सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो या इंग्लिश का सब्जेक्ट्स हो। जो मेन सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उनकी एजुकेशन आप विद्या प्रकाशन के द्वारा भी ली जा सकती है। दूसरे और चैनल भी हैं, जैसे यूपी के जो है DD UP भी अपना आयोजन चल रहा है, इसका चैनल भी चलते हैं, वहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी ये एयरटेल वगैरह है, एयरटेल ने भी अपने वो शुरू किए हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन विद्या के जो मैंने टीचर्स की वीडियो वगैरह देखी हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे आपने विद्वान टीचर्स को लिया है, तो उनसे आप लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए लाभान्वित होगा। क्योंकि हमारे जो प्रदेश के यूपी बोर्ड में जो बच्चे हैं वो चाहे मेरे विद्यालय में हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे में, सभी जगह एक से ही बच्चे हैं, तो उनका इस तरह की योजना का लाभ लेना विद्या प्रकाशन का उन सब के लिए अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो पहला प्रश्न खत्म होता है और शायद आप लोगों को आपका उत्तर मिल गया होगा और वो उत्तर को मैं अब कंक्लूड करता हूं। वो उत्तर ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। एग्जाम में जैसे सर ने बताया है कि आप सब लोगों तक अगर सूचनाएं नहीं पहुंची है तो दोबारा से संपर्क करें अपने विद्यालयों में। हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, होना ही है। और अगर आप लोगों की पढ़ाई में कोई भी बाधित है तो जैसा सर ने बताया कि ई विद्या पे क्लासेस चली रही हैं, आप उनको अटेंड करें। दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, इस तरीके के पोर्टल गवर्नमेंट भी जो है काम कर रही है। हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोगों तक, आपकी शिक्षा पद्धति तक आपकी सुचारू रूप से कक्षाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, जो आप ही बहुत सारे बच्चों ने प्रदेश के बहुत सारे विद्यालयों से ये प्रश्न मुझे भेजा है। ये प्रश्न आप लोग देखें, आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर। अब इसके उत्तर के लिए हम देवेंद्र जी के पास पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से जुड़ी चीजें बदल गई हैं। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए सुनियोजित व सुचारू अध्ययन की व्यवस्थाएं कैसे करें? आप लोगों को किस तरीके से अपने अध्ययन करना चाहिए, क्या उसका एक मेथोडोलॉजी है? क्योंकि एक्सपीरियंस अतिथि आज हम लोगों के बीच में हैं, तो और ये जो बताएंगे वो ब्रह्मास्त्र है, वो रामबाण है। अगर आप उसको एज इट इज फॉलो करोगे तो आपकी तैयारियां बढ़िया रहेंगी। देवेंद्र जी आप बताइए। इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि स्टूडेंट्स यूनिट वाइज तैयारी करें और अपने कोर्स को ऐसे यूनिट में डिवाइड करके उसको तैयार होने के बाद फिर वो टेस्ट हो यूनिट के हिसाब से ही, जिससे एक मूल्यांकन होगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमने हासिल किया है। इसमें दोनों, इसमें देखिए टीचर्स भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब उसमें टीचर एक टेस्ट बच्चे को भेजता है, उसको आंसर देना है। तो जब वो आंसर देगा तो उसका टीचर मूल्यांकन करेगा, तो उसको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में हूँ। जो आपने अभी ये प्रश्न किया है कि वो जो है अध्ययन की व्यवस्था कैसे करें अच्छे अंक पाने के लिए, तो जब इसमें मैं गार्जियंस का भी विशेष सहयोग चाहूँगा कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चे के टेस्ट का भी वो भी खुद मूल्यांकन करें, वो भी बच्चे को यूनिट वाइज जैसे वो तैयारी कर रहा है तो वो भी अपना समय दें। और मुख्य रूप से बच्चों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि हमें जो है अपने कंटेंट को बांट कर उसकी तैयारी करनी है, और उसके बाद जब हमारा मूल्यांकन होगा जहां हमारी कमजोरी है उसको हम दूर करें, तो ये सबसे अच्छा इसमें उपाय है। तो देवेंद्र जी ने बड़ा अच्छा उत्तर आपको दिया है कि आपको एक तो यूनिट वाइज अपनी जो परीक्षाओं की तैयारी है वो करनी है, साथ में जो टीचर्स आपको अगर मूल्यांकन के लिए कुछ टेस्ट भेजते हैं तो उनको जरूर लें, क्योंकि उन टेस्ट से आप लोगों को लेने पे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई है। परीक्षाओं में अब अधिक समय नहीं है, हमारी ई विद्या पर भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज है। आप लोग जाएं, उसमें 25-25 जो बहुविकल्पीय प्रश्न अब आपके यूपी विद्यालय में जोड़े गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, उनको आप लोग नियमित रूप से लें और देख सकें कि समय समय पे आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अब इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं वीर बहादुर सर के पास जा रहा हूं, अब उनके विचार हम लोग सुनते हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, इसके जो मुखिया हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दिनेश शर्मा जी, उनके पास शिक्षा का विभाग भी उन्हीं के पास है। वे बड़े चिंतित हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ, जो सेशन अप्रैल से स्टार्ट होना था, वो अप्रैल के बाद जो है अब जो पढ़ाई है वो 9th through 12th वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो पाई, तो कई महीने का नुकसान हुआ। तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ सिलेबस को कम किया जाए और लगभग 30% कोर्स वो कम किया गया कि यदि 10 चैप्टर्स थे तो 3 चैप्टर्स जो हर चैप्टर उसमें से हटा दिए गए। लेकिन अब फिर ये चर्चा चल रही है कि अभी ये सोच रहे थे थोड़ा और कंट्रोल हो जाएगा, अभी बच्चे रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी चर्चा ये भी है कि 10 से 15% कोर्स और कम किया जा रहा है, तो लगभग हो सकता है 50% ही कोर्स आए। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने टीचर्स से कॉन्टेक्ट कर ये पता करें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आप वे टॉपिक भी तैयार कर लें जो आपके सिलेबस में है, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए टीचर से कॉन्टेक्ट एक बार जरूर करें और विद्यालय में जाकर और उन टॉपिक्स को माइनस कर जो मेरे साथी देवेंद्र कुमार जी ने बताया है उसके अनुसार फिर यूनिट वाइज तैयारी करें। दूसरा जो है उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जो भी अनसोल्ड पेपर्स हैं पिछले सालों के, उन अनसोल्ड पेपर को यदि आप करेंगे, क्योंकि रेगुलर आप क्लास में जा नहीं पा रहे हैं, तो उन पेपर के माध्यम से भी आपकी तैयारी होगी यूनिट वाइज। और कभी कभी वीकली या कैसे भी जो है टीचर से कॉन्टेक्ट करके उनकी जो आपकी समस्याएं हैं वो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। और रेगुलर क्लासेज आप जुड़ते रहेंगे जब ऑनलाइन की, तो निश्चित रूप आपकी समस्याएं
ये विद्या के माध्यम से या और किसी चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से सोल्व होती रहेंगी। लेकिन मैं इसमें यही जरूर कहना चाहूँगा कि आप यूनिट को डिसाइड कर लें कौन सी यूनिट मुझे तैयार करनी है, उन्हीं की आप तैयारी करें तो आपके लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात वीर बहादुर सर ने हमें बताई है। कोरोना की वजह से आपका सिलेबस जो है वो संशोधित हुआ है, 30% पाठ्यक्रम आपका कम हुआ है, तो आप इसकी पूरी जानकारी रखें। आपको अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ऊपर ई विद्या जो आपको चैनल दिख रहा है उस पर भी आपको इस संशोधित पाठ्यक्रम की आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आप अपने शिक्षकों से, अपने टीचर से संपर्क में रहें। कहीं वास्तव में ऐसा ना हो कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और वो तैयार कर लें जो एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है। अपडेट न्यूज के लिए, अपने सिलेबस के लिए हम लोगों के साथ बने रहें। अब क्योंकि हमें शिक्षक लोग भी सुन रहे हैं और वो टीचर्स की भूमिका तो बहुत, जब भी एजुकेशन की बात आएगी, जब भी शिक्षा पद्धति की बात आएगी, तो शिक्षक एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके इर्द गिर्द ही शिक्षा की बातें हो सकती हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो शिक्षकों से रिलेटेड है, और तो शिक्षक लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने इस प्रश्न को सुने और देखें कि सर लोग हमारे से आपके विषय में क्या कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, कोरोना से बचाव की वजह से डिस्टेंसिंग के कारण स्टूडेंट्स अपने टीचर से दूर हो गया है। ऐसे में तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आई कठिनाइयों से समाधान में टीचर्स की क्या भूमिका है? ऐसे में टीचर की भूमिका क्या रहनी चाहिए? बच्चों की भूमिका तो हमें बता दिया आप लोगों ने कि उन्हें अपने शिक्षकों से जुड़ना चाहिए और ये करना चाहिए, लेकिन टीचर्स किस तरीके से अपने बच्चों से जुड़ें और उनको तैयारी करने का मार्गदर्शन दें? देवेंद्र सर। इसमें ये तो निश्चित है कि कोरोना के इस काल में स्टूडेंट और टीचर के बीच दूरी हो गई है और जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है वो सब ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सभी कॉलेजेस में, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को मैटर भेजते हैं, उनको वो वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, उसको बच्चे तैयार करते हैं। तो अब जो एक कठिनाई, जो क्वेश्चन अभी डॉक्टर रोहित जी ने पूछा है कि इसको कैसे दूर किया जाए, तो मैं आपसे बताऊं कि हमने जो चीज़ें की हैं और जो बच्चे जिसको कर सकते हैं, हमने जूम ऐप स्टार्ट किया बच्चों के लिए, गूगल मीट शुरू किया। लेकिन समस्या वहीं आती है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हमने गूगल मीट पे उनको पढ़ाना शुरू किया, मैं खुद उसमें जुड़ा, मैंने देखा 50 बच्चों में से जो है 5 या 10 बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर आप, क्योंकि आपको लिंक दिया जाता है, समय दिया जाता है, पहले ही दिन हम घोषणा कर देते हैं कि कल इतने बजे क्लास होगी, उसमें सभी स्टूडेंट्स को आना अनिवार्य है, बच्चे उसमें, शिक्षार्थी उसमें नहीं आता है। तो उसमें क्या है कि जब आप गूगल मीट में आमने सामने होते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, आप टीचर से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मेरी समस्या है, इसका मुझे हल चाहिए। या फिर आप जब व्हाट्सएप पे टीचर भेजता है तो उससे भी आप अपना, उनके व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, या आप फ़ोन भी कर सकते हैं अपने टीचर से कि मेरी ये समस्या है। तो ऐसे में टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, टीचर भी ऐसा करे। मैं अपने जो टीचर साथी मेरे सुन रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि जो आप किताब से मैटर भेजते हैं वो आप ना भेजें, क्योंकि किताब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे स्वतः ही मार्केट से लेते हैं। मैं देखता हूं कि अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास किताब है। अगर हम किताब से सीधा मैटर भेजते हैं टीचर्स हमारे, तो वो तो बच्चों के पास किताब है ही, उसका कोई यूज नहीं है। वो ऑडियो भेजें, वीडियो भेजें, उसमें बताएं क्या है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 2 दिसंबर से जो ये ई विद्या की क्लासेस चली हैं, मैंने इनको देखा है। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, टीचर्स को भी मैं इसके लिए प्रेरित करना चाहता हूं। मैंने ये क्लास देखी है और मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि जिस विद्यार्थी के पास वो विषय भी नहीं है, एक आर्ट्स के विषय को आप उस फिजिक्स की क्लास में बैठा दीजिए, वो भी समझ लेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इतना इजी वे में मैंने महसूस किया है। मैं मैथमेटिक्स का बहुत सारे टॉपिक मैंने उसमें सुने हैं, केमिस्ट्री का भी मैंने देखा है। तो मैं इतना प्रसन्न हुआ कि अगर हमारा विद्यार्थी
इससे जुड़ जाए, नियमित रूप से इससे जुड़ जाए, 2 बजे से 7 बजे तक की क्लास चलती है, अगर जुड़ जाए तो कोई स्थिति नहीं है कि वो जो है सफलता प्राप्त करेगा और उच्चतम सफलता प्राप्त करेगा। तो मेरा आज इस उसमें ये कहना है कि टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी दोनों आपस में तो जो कठिनाई है उसका समाधान करें ही, लेकिन इन जो हमारे ये एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है इससे भी जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो टीचर्स और जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, सब लोग लाइक करें, शेयर करें अभी के अभी अपने दोस्तों को, और उस पर लिखकर धन्यवाद भी करें ई विद्या को, जो निःशुल्क क्लासेस आपके लिए नियमित रूप से चला रहा है। और सर ने जैसे बताया टीचर्स के लिए, तो कंक्लूजन तो टीचर्स ये है कि आपको अपने बच्चों को पास कराने के लिए थोड़ी मेहनत इस साल ज्यादा करनी पड़ेगी। आप बच्चों को जो है अपनी फोटो खींच के सिर्फ किताबों का मटेरियल ना भेजें, आप अपने नोट्स बच्चों को भेजें जो आप क्लास में कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी फोटोग्राफ्स बच्चों को भेजें, अपने लिखे हुए नोट्स नॉलेज बूस्टर्स के तरीके से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के तरीके से, इस तरीके से करके बच्चों को भेजें, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। क्योंकि कठिनाई का समय तो है, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लाकर इतिहास बदला था और हम लोग उसी के वंशज हैं। तो शिक्षकों के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को किस तरीके से पास कराएगा। अब मैं अपने अगले अतिथि के पास जाता हूं, वीर बहादुर सर से, और उनसे जानते हैं टीचर्स के लिए कि क्या क्या उनको करना चाहिए। इस क्रिटिकल टाइम में जो छात्रों के लिए समस्या हुई है, उससे ज़्यादा टीचर्स के लिए जो चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, तो जहाँ बच्चे को समझना था वो बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठकर जो उनके टॉपिक टीचर्स के होते थे वो समझते थे, ब्लैक बोर्ड का भी माध्यम लेते थे, अपनी समस्याएं जो इंटरेक्शन भी आपस में होता था वो सब समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब जो है केवल टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स को पहले लेक्चर देना था, अपने बच्चों का होमवर्क सामने चेक करना था, अब टीचर्स का रोल भी चेंज हो गया है। वो पहले उसके वीडियो वगैरह तैयार करते हैं, उसके बाद बच्चों को भेजते हैं, बच्चों से जो उनके आउटपुट प्रयास करते हैं वो उनका जो है आंसर वगैरह कुछ बच्चों को मिल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है। तो टीचर्स का रोल वास्तव में बहुत टॉपिक बढ़ गया है। दूसरा इसमें मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स है वो अभी जो खोकर साहब ने कहा, वो मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो कुछ टीचर्स जो है बुक उठाए, उसके फोटो करे और उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे डाल दिए, उससे काम नहीं चलेगा। वे बुक्स तो बच्चों के पास हैं, बच्चे अरेंज कर सकते हैं, ऊपर सारी सुविधा है। उसको जो है हमने सिंपल लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बच्चों को, सिलेक्टेड चीज़ जो है वही बच्चों को भेजनी है, वही तैयार कराना है। तो निश्चित रूप से इसमें मैं थोड़ा अभिभावक का भी रोल लेना चाहूँगा कि अभिभावक ही बच्चों को जो उनको टीचर्स के द्वारा जो भेजा जाता है, मटेरियल भेजा जा रहा है, अपने पास बैठा के तैयार करवा दें। क्योंकि मोबाइल की एक समस्या है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अक्सर क्या है, बच्चे को जो है जब उस पर कंट्रोल नहीं है तो पता चला कि हम गार्जियन सोच रहे पढ़ रहे हैं और ये जो है किसी और गेम्स वगैरह में लगे हुए हैं। इसलिए ये भी जरूरी है गार्जियन से अपने प्रेजेंस में करा ले तो अच्छी बात है, तो वो उसका ज़्यादा आउटपुट होगा। मैं भी मैथमेटिक्स जैसे पढ़ाता हूँ, तो मैंने मैथमेटिक्स के जो है 10th में मेंसुरेशन के टॉपिक्स तैयार करे हैं। शायद मैं जो पिछले 36 साल में मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितना उनको तैयार करने में लगा। तो मैंने बड़े रिलेटेड स्टेप टू स्टेप वो जो है क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, जिससे बच्चा इजीली समझ सकता है। जो बुक्स में है, बुक्स में एक क्वेश्चन जो है बेलन का दे दिया, एक क्वेश्चन जो है उसका गोले का दे दिया, कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं आयतन दे दिया, फिर उसके बाद सरफेस का एरिया का दे दिया, कंटिन्यूटी। लेकिन मैंने जो तैयार किया है वो तो बच्चे इजीली उसको समझ सकते हैं। तो मैं यही और सब टीचर से भी, यूपी के सभी टीचर से उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो मैटर दें, वो जो आपने पढ़ा है, जो अच्छे से अच्छे आसान शब्दों में उसको आसान से आसान तैयार कर सकते हैं, जो बच्चा आपको अच्छा समझ सके, उसको आप दीजिए, जिससे बच्चा ज़्यादा लाभान्वित हो। आपके लिए ये काल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण काल में ही आपकी योग्यता देखी जाएगी कि आपने बच्चों को कैसे कहते, इसी योग्यता के आधार पर आपको बच्चा जीवन भर याद करेगा। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो इसको जो है अपना जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे मैक्सिमम मेहनत करें, जिससे बच्चों का लाभ हो। धन्यवाद। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा, सर के इस उत्तर के लिए जोरदार तालियां बजानी है कि सर लोग जब इतनी मेहनत कर सकते हैं अपने करियर के उस एक्सट्रीम पर पहुंच के, 36 साल सर को पढ़ाते हुए हो गए, सर लोग उस पर प्रिंसिपल्स हैं, उसके बावजूद आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब टीचर्स का और बच्चों का दायित्व तो है। अब आपकी जगह हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना आप ही को है, मेहनत कर कर पढ़ना है और अच्छे अंक लेकर आने हैं।
अब मैं जिस अगले क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझे पूरे प्रदेश से हजारों विद्यार्थियों ने लिखकर भेजा है। वो प्रश्न ये है कि इस बार आपके, क्योंकि स्कूल्स के अंदर आपने जाके आंसर शीट्स के अंदर जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनमें लिखकर प्रैक्टिस तो नहीं करी है, तो आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि कितनी उत्तर पुस्तिका भरनी है, एक प्रश्न जो है कितना लंबा जाना चाहिए, कितने पेजेस में लिखना चाहिए। तो वो वाला प्रश्न मैं सब लोगों से पूछने जा रहा हूं और उसको सभी लोग ध्यान से जुड़े, और अगर अभी तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़े, और जो जुड़ गए हैं वो लाइक और शेयर करके आगे अपने दोस्तों को भी जोड़े। प्रश्न है, प्रश्नोत्तर की स्थायी कंठस्थीकरण तथा उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुतिकरण को लेकर छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध मंत्र क्या है सर? अपनी आंसर शीट्स में बच्चों को किस तरीके से अपने आंसर्स लिखने चाहिए? देखिए, इसमें जैसे कंठस्थीकरण की बात आती है, तो अब जो भी टॉपिक हमने तैयार किया है, विशेषकर जैसे हमारे लैंग्वेज के टॉपिक हैं, लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, इसमें तो हमें कोई चीज़ हमने तैयार की, याद किया, तो उसको हम ऑडियो पर अपना बोलकर अपना एक ऑडियो बना सकते हैं और फिर उसको सुन सकते हैं। तो उसमें जो हमारी कमी रही है उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, और उसको बार बार जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अपनी कमी भी मालूम हो जाएगी। तो कंठस्थीकरण इन विषय में तो हो सकता है, लेकिन जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या बायोलॉजी हुआ, ये ऐसे विषय हैं कि इनमें हम कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा। ये इसमें अगर एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो उसको तो हमें पूरी तरह से लिखकर ही वो हमें तैयार होगी, हमें देखना है कि कहाँ उसमें हमें कैसे लिखना है। तो कई बार जो उसमें साइन होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसको हम बोलने से काम नहीं चलता। तो कंठस्थीकरण हम इन विषय का कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रस्तुतिकरण, तो मेरा बच्चों जो सम्मुख बैठे हुए शिक्षार्थी, उनसे मेरा ये कहना है कि आप अगर कोई थ्योरम ही है, आपको उसको याद करना है, तो आप उसको लिखकर याद करिए। मैथमेटिक्स का एक सवाल होता है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का ही लेक्चरर रहा हूं, अब भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो उसमें मान लिया एक क्वेश्चन है, हमने वो समझ लिया, टीचर से समझ लिया हमने वो ब्लैक बोर्ड पर, और हम खुश हो गए कि हमने ये सवाल हमारा पक्का हो गया। लेकिन जिस दिन उसका टेस्ट की बात आती है तो हम बीच में उससे भूल जाते हैं। शुरुआत की हमने लाइन कर ली और बीच में हम उसको भूल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रस्तुतिकरण में आप हर एक अपने उसको अपनी नोटबुक पर जो आपने अपनी कॉपीज बनाई हुई है फिजिक्स या केमिस्ट्री की, आप एक एक सवाल को करिए, करके देखिए, उसको कई कई बार करिए, फिर देखिए आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के लिए जो अच्छे नंबर लाने का मेरा अपना जो सोचना है वो ये है कि आप आसान प्रश्नों से शुरू करिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, कोर्स इस बार कम कर दिया गया है और आप जो है पहले आसान इजी क्वेश्चंस करिए, फिर हार्ड की तरफ बढ़िए, और निश्चित ये आप मानकर चलिए कि जो आपके गूढ़ विषय हैं इनमें आप लिखकर तैयारी करें, ना कि कंठस्थ करके। हाँ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये विषय ऐसे हैं कि इनमें आप जो है कंठस्थ कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन जो आपका मैटर जैसे आप ले रहे हैं, टीचर्स भी आपको दे रहे हैं, वीडियो ऑडियो दे रहे हैं, तो आप इसको ऑडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके दूसरे विषय हैं उसमें आप जो आपने बनाई हुई है अपनी नोटबुक्स लिखने की, उसमें पूरे मैटर को बहुत विधिवत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से उसको आप देखेंगे। लिखने का वो होता है क्वेश्चन, ये है कई बार हम जब बोर्ड में कापी चेक करते हैं, बच्चा आंसर लिखता है, ऊपर क्वेश्चन नंबर ही नहीं पढ़ा है। अगर क्वेश्चन नंबर पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है, एग्जामिनर उससे कंफ्यूज होता है। कई बार जब पूरी कॉपी में ऐसा मिलता है तो वो नंबर काट लेता है। तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखिए क्वेश्चनों को, अपना जो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर कोई भी है उसको आप मोटे हेडिंग से डालिए, और उसी तरह से इतनी अच्छी तरह से अपना कॉपी को करिए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को खोलते ही इतना प्रसन्न हो जाए कि ये बच्चा वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट है। ओके सर। देवेश सर ने आपको बच्चों बहुत ही अच्छी टिप्स दी है इस वाले क्वेश्चन की, और अगर मैं उसे कंक्लूड करना चाहूं तो वो ये है,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब अपनी कॉपी का पहला ही पेज एग्जामिनर चेक करने के लिए खोलेगा, अगर आप इंप्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर को, तो वो आगे उसी माहौल में चेक करेगा। और उसके लिए सर ने बताया है 2 रंग के पेन यूज कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग से, मोटे हेडिंग से आप बहुत नियमित तरीके से अपने पेपर को एक सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, जब जाके आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। अभी वीर बहादुर सर भी इसमें आप लोगों को बताएंगे, दोबारा ध्यान से सुने। कंठस्थ का कोई विशेष ऐसा फार्मूला तो नहीं है कि हम उसको फार्मूले को यूज कर लें और एकदम याद हमें हो जाए। उसके लिए तो हर बच्चे को समय देना पड़ेगा ही, उसकी पुनरावृत्ति जरूर करनी पड़ेगी। जितना आप समय देंगे, जितना उसको रिपीटेशन बार बार करेंगे, क्योंकि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है, वे रिपीटेशन के हैं। यदि आपने एक बार भी कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो आप नेक्स्ट टाइम आप उसको सही कर दें। कहीं ना कहीं किसी लाइन पे आप जो किसी फॉर्मूले पे जो अटक सकते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत, जितनी आप प्रैक्टिस करें उसका बहुत बढ़िया। इसमें 10th के बच्चों को मैं एक थोड़ी सी और विशेष बात बताना चाहूँगा कि 10th का जो बच्चा इस बार आ रहा है, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली क्लास से लेके 8th क्लास तक गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम बनाया है कि कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। तो वो 8वीं तक तो उसी रूल्स के अनुसार वो पास होता चला आया। और पिछले वर्ष 9th का बच्चे, वो 9th में आ चुका था, 9th में कोरोना के कारण वो पास हो गया। यानी उसकी जो मेन परीक्षा आज तक हुई नहीं है, 10th के बच्चे ने कोई परीक्षा दी ही नहीं है, तो उसकी तो पहली परीक्षा है। इसलिए वो बच्चे बड़े सीरियस हो जाएं। और उनके लिए 1-2 पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस वही लिखें। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मान लो तो पहला नहीं आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, उसको चौथा क्वेश्चन आता है। तो बच्चा कई बार ऐसा करता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, कर रहा चौथा, तो एग्जामिनर को जांचने में दिक्कत होगी और जो बाहर जो टेबुलेशन होता है मार्क्स का, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसको जरूरी है कि वो क्वेश्चन वही लिखे जो वो अटेम्प्ट कर रहा है, उसका खंड वही लिखे जो अटेम्प्ट कर रहा है। दूसरा, जो साइंस के पेपर्स है, जो साइंस विज्ञान का पेपर है, उस विज्ञान के पेपर में फिजिक्स का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है और बायो का पोर्शन होता है। 3 पोर्शन होते हैं और वो कॉपी जो है 2 टीचर्स के द्वारा जांची जाती है। तो मैं ये बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि वो फिजिक्स के क्वेश्चन सारे एक जगह करें। और किसी मैथमेटिक्स में आप पहला क्वेश्चन कर दिए, 10वां कर दिए, फिर 5वां कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो फिजिक्स में के सारे क्वेश्चन एक जगह करें। केमिस्ट्री जो बी ग्रुप में है उसके क्वेश्चन सभी एक जगह करें, और जो बायो के हैं वो क्वेश्चन सभी एक जगह करें, जिससे आपके सभी क्वेश्चन 2 टीचर्स के द्वारा मूल्यांकित कॉपी को होगी, वो सही तरीके से हो जाए कि आपने मान लो काम भी अच्छा किया और मूल्यांकन आपका सही नहीं हो पाया। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। इसी तरह से सोशल साइंस, जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। उसमें 2 पार्ट है, 2 टीचर्स के द्वारा जांची जाती है कॉपी। जो ए पार्ट में है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, नागरिकता और इतिहास का पार्ट आता है, और बी खंड जो खंड ख है उसमें जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के पार्ट आते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चंस एक जगह करें, और आपके जो है जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एक जगह करें, जिससे उन टीचर्स को जांचने में सुविधा रहे और आपको जो अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। और कंठस्थ करने का तरीका यही है कि बेटे आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी, घर पर समय देना पड़ेगा, और विद्यालय समय समय पे यदि आप रेगुलर कभी कभी आते रहेंगे तो मेरे जो है सोने में सुहागा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे याद करने पे टाइम देंगे और गार्जियंस भी उनका सुपरविजन घर पे करते रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, देखिए कितनी उपयोग की बात सर ने बताई है। जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं वो तो पहली बार ही परीक्षा देने जा रहे हैं और इससे उनका पीछा नहीं छूटने वाला। तो इसलिए वो लोग सीरियस हो जाएं और जैसे सर ने बताया है अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और साइंस के विद्यार्थी जो 10th क्लास के हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके 3 पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उन सब के क्वेश्चंस एक साथ लिखें। मैं भी एक अनुभव अपना शेयर आप लोगों के साथ कर देता हूं। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी जब बोर्ड में आया तो दिक्कतें हो रही थी, कुछ नंबरों की, कुछ एंजाइटीज की अच्छी नहीं। तो मुझे मेरे टीचर ने एक मंत्र दिया था। वो मंत्र था चिमपुली का। चिमपुली क्या वर्ड था? चिमपुली अगर आप सुन रहे हैं, चिम से बनता है चिंतन। चिंतन मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसे 2 मिनट आंखें बंद करके सोच लें। पू से बनता है पुनरावृत्ति, रिवीजन, जो अभी वीर बहादुर सर ने भी कहा।
जो आपको पढ़ना है उसका आप पढ़ के रिवीजन कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए। और जो हमारे देवेंद्र सर ने कहा, ली चिमपुली का आखिरी ली से लिखना, लिख कर तैयारी कीजिए। अभी आपके पास समय है। हर वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं, पहले आप लोगों ने जरूर कोई मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स ले रखे हैं। अगर नहीं ले रखे हैं तो ई विद्या पे जाके अभी तुरंत के तुरंत अपने मॉडल पेपर्स लें। इनमें से 100% वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। उनको पढ़ें, याद करें और फिर उनको लिखकर तैयार करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला प्रश्न, जो कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए अमूमन 90 दिन बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम्स, सो इट इज वेरी नियर टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत समय नजदीक आ गया है। सर, जो प्रश्न अब मेरा अगला आप लोगों से है वो ये है कि इन लिमिटेड टाइम के अंदर बच्चा अब अपना घर पे किस तरीके से टाइम टेबल बनाए, क्योंकि वो विद्यालय तो शायद नहीं आ पा रहा है, या अगर आता है तो बहुत कम आ पाता है। तो वो अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाए कि इन 90 दिन के अंदर वो अपनी सभी तैयारियों को, सभी विषयों को कंप्लीट कर सकें। इसमें आपके सुझाव। जैसे टाइम टेबल, हम ऑफलाइन क्लास हमारी चलती थी तो उसमें एक टाइम टेबल हम बच्चों को सुझाते थे कि आपको पहले एक हार्ड सब्जेक्ट आपने ले लिया, उसके बाद एक इजी विषय ले लीजिए, फिर हार्ड ले लीजिए। तो लैंग्वेज के विषय ऐसे हैं कि जो इजी है, जैसे हिंदी हुआ और इंग्लिश विषय हुआ, तो आप बीच में ऐसे मिक्स। वही स्थिति ऑनलाइन क्लास के लिए है। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हमें अपने कोर्स को इस तरह से बांट के चलना है। मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि वो इसको इजी बनाएं, आपको जिससे इंटरेस्ट आए, अपनी स्टडी में, टाइम टेबल में इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो कि आपने पहले फिजिक्स ले लिया, फिर मैथमेटिक्स ले लिया, दोनों विषय ऐसे आ गए कि आप बोर हो गए। तो आप इसको टाइम टेबल को इजी करके वो करें, और ऐसे समय को आप ध्यान रखें कि जिसमें आप इजीली अपना पढ़ाई का कार्य कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो टाइम टेबल है सोने का, उठने का, तो उसके अनुरूप आप अपना टाइम टेबल बनाएं। और इसको बस, मेरा इसमें ज़्यादा नहीं कहना, सेम स्थिति है ऑनलाइन क्लासेस में भी वही स्थिति है। आप इसको जो है इजी और हार्ड इस तरह से उसको मिक्सचर करके बैलेंस टाइम टेबल आप अपना बनाएं और उससे आप अपनी पढ़ाई करें, तो उसमें आपको बहुत सुगमता होगी और अच्छी तरह से आप अपना टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया। बैलेंस टाइम टेबल, कितना अच्छा वर्ड है बैलेंस टाइम टेबल। मतलब 2 हार्ड विषयों के बीच में एक हल्का विषय पढ़ें। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बाद इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर मैथ्स पढ़िए, गणित पढ़िए। ई विद्या में भी हम लोग इसी तरीके से क्लासेस चला रहे हैं। अब सर वीर बहादुर सर के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं। जैसा कि डॉक्टर खोकर साहब ने कहा कि अब 90 दिन ही बचे हैं, तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि 90 दिन में हमने जो है ये समय पूरा करना है। कि जो अभी मैंने बताया था 10th क्लास के लिए, कि यदि वो 90 दिन का यूटिलाइजेशन कर लेगा तो उसको ये समझिए पिछले उसके 10 साल बच गए। और यदि 10th पास हो गया, यानी वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है, तो 10th की योग्यता के आधार पर अप्लाई कर सकता है। और यदि वो 10th फेल है तो इसलिए वो उसका ही अप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह 12th वाला बच्चा भी यदि पास हो जाता है तो उसके 2 साल बच जाते हैं 11वीं और 12वीं के। यदि वो 12वीं फेल हो जाता है तो उनका 10th क्वालिफिकेशन है उसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ 90 दिन आपके लिए सीरियस हो जाए। और गार्जियंस भी इस पर ध्यान दें कि यदि आपके घर में अनावश्यक रूप से कोई काम है, बच्चे पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो अनावश्यक रूप से वो काम ना थोपे। कि जो एडजस्ट आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, मदर फादर या भाई बहन, वो खुद एडजस्ट कर ले और बच्चे को समय दे और सुपरविजन भी जरूर रखें। ये 18 ईयर्स जो है हमारे विद्यालय की जो 9 to 12 बच्चे हैं, इनमें 3 ईयर्स के बाद बच्चे पढ़ते हैं। और 3 ईयर्स जो है निश्चित रूप खतरनाक होती है किशोरावस्था, तो इसमें सुपरविजन बहुत जरूरी है। और जितना सुपरविजन हम करते हैं तो बच्चों को निश्चित रूप से गलत तो लगता ही है कि मेरे ऊपर सुपरविजन हो रहा है, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी माँ बाप की जरूर बनती है कि सुपरविजन भी जरूरी है, बच्चों को महसूस होता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर आपका जो है उसको टाइम टेबल जो आप बनाएं, टाइम टेबल जो आपकी क्लासेस चलती थी, अब क्लासेस का टाइम जो है 9 से 3 बजे तक का टाइम था हर विद्यालय का। जो इस वर्ष तो थोड़ा चेंज हो गया, 3-3 घंटे का चल रहा है, लेकिन 6 घंटे का पीरियड होता था।
उन 6 घंटे के पीरियड में जैसा डॉक्टर साहब देवेंद्र जी ने बताया उसके अनुसार आप टाइम टेबल बना लीजिए अपना। फिजिक्स केमिस्ट्री बीच में गए, फिर 2-10 मिनट का गैप ले लिया, चाय पानी ले ली, उसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर गैप ले लिया, अपना और कुछ काम कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गया टाइम। क्योंकि मोबाइल भी यदि आप यूज करेंगे तो बीच बीच में रिलैक्सेशन होना जरूरी है। दूसरा, रात के टाइम टेबल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हर बच्चे की, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट आवर्स तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। तो वो ये जरूर कोशिश करें कि वो 8 बजे, शाम के 7 बजे, 7:30 बजे से लेके और सुबह 5:30-6 बजे तक का टाइम टेबल ये देख ले, उसमें 7 घंटे सोने के निकाल के जो भी आप जो है शाम को पढ़ सकते हैं, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह आप जो है 5-5:30 बजे तक उठ जाइए, 7 बजे 6 बजे उठ जाइए। और जो आप जो है जल्दी सोते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो सुबह 4-4:30 बजे उठ के आप पढ़ेंगे। तो वो टाइम टेबल आपका जरूर, लेकिन वो टाइम टेबल ऐसा ना कि ऑन पेपर ही रहे, वो फॉलो होना चाहिए, सख्ती से उसका पालन हो, आपके टेबल के सामने वो लगे रहे, जिससे आपको आते जाते आपके माँ बाप को पता है मेरा बेटा टाइम इस समय उठेगा इसे। तो माँ बाप की ड्यूटी भी रहे कि आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो मम्मी चाय बना कर ले आए, मेरे बेटा चाय पियो, जरा पढ़ो। धन्यवाद। बहुत 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 आनंद आ रहा है सर लोगों से पूछने। ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की समस्या जो थी, जिसको लेकर आप इतने चिंतित थे, वो इतनी गंभीर समस्याएं नहीं हैं, कितने इजी हल हैं। लेकिन माँ बाप का, अभिभावकों का भी इसके अंदर बहुत बहुत बड़ा योगदान है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो आप जिस तरह से सर लोग बता रहे हैं, इसी तरीके से अपने बच्चों को थोड़ा तैयारी करने का मौका भी दें और उनको तैयार कराएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बस 2 प्रश्न रह गए हैं, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम को वहीं पे 2 प्रश्नों के बाद समाप्त करेंगे। ये 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सर, जो अगला प्रश्न है वो टीचर्स ने काफी भेजा है। काफी टीचर्स का ऐसा कहना है कि ये जो कोरोना समय में ऑनलाइन टीचिंग पद्धति आई है, ये जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो ये पद्धति फिर खत्म हो जाएगी, फिर ब्लैक बोर्ड रूम, क्लासरूम ही टीचिंग सिर्फ रह जाएगी। जिससे मैं इंडिविजुअल तरीके से तो सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पद्धति आ रही है तो डिजिटल लर्निंग अब नई शिक्षा नीति के अंदर भी रहेगी। तो टीचर्स के बारे में और बच्चों को आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं ये परिस्थितियों के अनुरूप आई हैं। इससे पहले ये क्लासेस नहीं थी। अब जो हम ऑफलाइन हमारा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था, क्लासरूम जो चलता था, उसको तो ये रिप्लेस नहीं कर सकती, उसका स्थान ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती। उसके पीछे कारण है कि जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है क्लास में, वो उससे सीधे सीधे रूबरू होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वारीज जो है वो अपने टीचर से ले लेता है। इसके अलावा भी जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कॉलेज में संभव है। वहाँ पर बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं, वाद विवाद, कला प्रतियोगिता, यानी बहुत सारी। ये तो एक स्टार्टिंग होता है जब कॉलेज में बच्चा प्रवेश करता है, और इस तरह से एक दूसरे से बच्चे घुल मिल जाते हैं, आपस में एक इंटीग्रिटी का भाव पैदा होता है। तो जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, जो परंपरा ट्रेडिशनल क्लासेस की चल रही थी, वो तो समाप्त नहीं होनी चाहिए, ना ही ये उसका रिप्लेसमेंट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय डिजिटल जो ऑनलाइन क्लासेस का वो चला है, ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा आगे के लिए। इसका ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होगा और ये चलना चाहिए। अब ये चलना चाहिए, हमें ये महसूस होने लगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हम तुरंत बच्चों से भी, टीचर से भी हम उसको आपस में बांट लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स जो इस बात को समझ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये निश्चित रूप से कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये एक, मैं ये कहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करेंगी, सहायक रहेंगी, बिल्कुल सहायक रहेंगी, मील का पत्थर साबित होंगी ये क्लासेस भी। और जहाँ तक हमारा आगे कॉलेज खुलेंगे वो सब चलेगा, तो इसको जो है ये एक जरूरी हो गया आज के समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो वो टीचर्स या वो बच्चे जो कि चिंतित हैं ये सोच कर कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे के लिए इसी तरीके से पढ़ाई चलने लगे और ऑनलाइन ही सिर्फ पढ़ाई होगी, वो चिंतित ना हो, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासेस तो फिर से शुरू होंगी। लेकिन हाँ, नई शिक्षा नीति भी, और जैसे हमारे देवेंद्र सर ने कहा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, डिजिटल लर्निंग है, ये अब कॉम्प्लीमेंट किया करेंगी स्कूल लर्निंग को। तो अब ये जाएंगी नहीं, अब ये आपकी पढ़ाई का, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बनेगी। तो इनको हम लोग उसी ढंग से अपनाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। अब हम वीर बहादुर सर से उनकी राय जानते हैं। इस क्लास के टीचर्स के और बच्चों के रिलेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा रही है, और वर्तमान में इस कोरोना पीरियड को छोड़ दें तो उससे पहले जो है संभव ही नहीं, हमारे दिमाग में कभी आ नहीं सकता था कि बिना टीचर की पढ़ाई हो सकती है। तो इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट का तो कोरिलेशन रहेगा ही, क्लास चलेंगी ही। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, देवेंद्र कुमार जी ने, उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो है कई विद्यालयों में कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हमारे एडेड कॉलेजों में कोई पोस्ट खाली होगी, टीचर रिटायर हो गया, दूसरा टीचर कोई हमने टेम्परेरी रखा लेकिन वो इतने सफिशिएंट सब्जेक्ट्स के उनका नहीं है, या जो है और किसी सडनली और किसी कारण से पद रिक्त हो गया, या ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपके सब्जेक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं लेकिन एक आध सब्जेक्ट का टीचर की बच्चों की समझ में कम आती है। तो वहाँ ये चीज़ जो है जो सप्लीमेंट्री के रूप में ये काम आएगी निश्चित रूप से, और इसमें सोचने में सुहागा सिद्ध होंगी। और जो ये योजना अभी मैं जो चर्चा हो रही थी चेयरमैन साहब से, वो कह रहे थे कि हम इसको जो ऑन बोर्ड में भी और हर भाषा में प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग है, बहुत अच्छी बात है आपके। तो मैंने ये सुना है कि जर्नी जो है स्टार्ट होती है कि वो एक जो है पहले स्टेप से ही स्टार्ट होती है कभी ना कभी। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने लिया है और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। क्योंकि एक कहावत है, जर्नली 1000 माइल्स विद ए सिंगल स्टेप, तो इसलिए उसका आपको लाभ मिलेगा। और जो है टीचर्स तो और एजुकेशन सिस्टम जो है टीचर्स और स्टूडेंट तो बीच में कंटिन्यू रहेंगे ही, क्लास के बिना संभव नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रिंसिपल्स प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। हमने ऑनलाइन टेस्ट भी किया, पहले हमने ऑनलाइन टेस्ट का प्रयास किया, तो ऑनलाइन टेस्ट में जो है जो डेस्क्रिप्ट क्वेश्चन थे वो पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि उनकी कॉपी कैसे मंगाई जाए, कॉपी बच्चे से कैसे चेक की जाए। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी सब बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, लगभग 50% बच्चे प्रेजेंट हुए शुरू में, जो हमने जो है सितंबर में टेस्ट लिया था। फिर हमने मजबूरी बस ऑफलाइन टेस्ट एग्जाम हाफ ईयरली लेना पड़ा, जिसमें 80% बच्चा प्रेजेंट हुआ है। तो इसलिए टीचर और बच्चा ये तो कंटिन्यूटी क्लास में बनी रहेगी, तभी हमारी एजुकेशन व्यवस्था संभव होगी, इसके बिना नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह से सर ने बताया है कि हर सक्सेस, हर जर्नी के पीछे पहला स्टेप रखना पड़ता है, और वो पहला स्टेप 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है आने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी और उनमें शानदार सफलता। तो बच्चों, अब बिना कोई भी समय व्यर्थ किए हुए किसी भी तरीके से कोई वेस्ट वाले प्रोग्राम्स, अपने आप को सोशल मीडिया से, अपने आप को फेसबुक, पिक्चरों से, गानों से, टीवी से सबसे दूर कीजिए और सिर्फ एकाग्रित होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए। आखिरी प्रश्न अब आप सब लोगों के लिए, जो अगर देर से जुड़े हैं तो इस प्रश्न में उन सब प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे जो मैंने पहले पूछा था, इसको ध्यान से सुने। सर, आखिरी प्रश्न मेरा आप लोगों से जो है वो ये है, शानदार सफलता तथा उत्तम उपलब्धियों के संदर्भ में आपका छात्रों को 5 बिंदुओं में संदेश और आशीष क्या है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये प्रश्न किया आखिर में। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस और हार्ड वर्क की जरूरत है। हम ये सोचें 2 दिन या 4 दिन 10 दिन में हम अपनी परीक्षा, अपने सिलेबस को पढ़ के पास हो जाएंगे, वो नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, पहला मेरा ये है कि इसमें आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करें तो सफलता मिलेगी। आप ऐसे ही सोचें कि हम एग्जाम के टाइम पे किताब उठा लेंगे, वो संभव नहीं है। दूसरा ये है कि आप लक्ष्य का एक निर्धारण करें। आपका क्या एम है, क्या आप बनना चाहते हैं।
अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके को बड़ा ही स्वरूप लेकर चलना पड़ेगा। मेहनत का भी आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो क्या कहते थे कि भाई सपने, हम नींद में जो सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने तो वो होते हैं कि जो हमें सोने ही नहीं देते। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर आपने सपना देखा है कुछ बनने का, तो फिर वो आपको सोने नहीं देंगे, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, और इसमें देखिए मैंने बहुत सारी, अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि DDUP पर भी आता है, सोम प्रभा चैनल भी है, मैंने देखे वो चैनल भी। लेकिन जब से मैंने इस जो हमारा ये ई-विद्या चैनल, आपके ई-विद्या ऐप पर भी है, व्हाट्सएप ये इस पर यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम और काफ़ी जगह ये प्रचारित है, तो जब मैंने इसको पढ़ने से मतलब मैंने इसको देखा और समझा, तो मैंने ये पाया कि ये तो वास्तव में बच्चों के लिए एक ऐसा चैनल है कि कितना आसान इसमें समझाया गया है। मैं देखिए, मेरी आदत है कि मैं प्रशंसा उस समय करता हूं जो चीज मुझे महसूस होती है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं तब प्रशंसा करता हूं। तो मैंने इसको चैनल को, मेरा अपने स्टूडेंट से कहना है, आज मैंने बहुत सारे अपने बच्चों को फोन किया सुबह से ही, मैंने ये जानना चाहा कि भाई, एक मैंने मिस कॉल दिया था बच्चों को कि क्या आप इससे जुड़े, तो बच्चों ने जो है हमें रेस्पॉन्स दिया कि जी हम इससे जुड़े और हम जो है बराबर इसको अब देखने लगे हैं। तो मैंने इसलिए जानकारी चाहिए, तो कुछ हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी अकाउंटेंसी विषय नहीं जुड़ पाया, चलो ये भी धीरे धीरे हो जाएगा, अभी साइंस के सब्जेक्ट हैं और हाई स्कूल के सब्जेक्ट हैं, ये सारे विषय अभी हैं। तो ये जो है, इसको चैनल को आप बिल्कुल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और ये हमें पूरी तरह से देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बच्चों कोई आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आपको इतना जो ये पूर्ण कार्य है जो विद्या प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही आपके भविष्य के लिए है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और अंत में मेरा जो आपने 5 बिंदु कहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कोविड-19 का काल चल रहा है, इसमें आप स्वस्थ रहें, आप अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, आप इधर उधर बिना मतलब आप इधर उधर ना जाएं, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें। कई सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है कि कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि अब दबाव तो है नहीं, तो इसलिए जो है इस कोविड काल में अपने को बचाएं और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और अपना जो दिनचर्या है उसको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखें। आप खोकर साहब कहें तो मैं 2 बातें आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी के बारे में कहना चाहता हूं। जी सर, प्लीज। मैं बच्चों आपको बताऊं, मैं क्योंकि मेरे सम्मुख बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सारे टीचर सुन रहे हैं, मैं कुछ समय पूर्व आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी से मिला था, तो तभी से इनका व्यक्तित्व मेरे अंदर मन में समा गया, और इतने सहज और सरल व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा, मैं वास्तविक कहता हूं। और इनका वास्तव में इनके पास बैठने से, इनका आभा मंडल ऐसा है कि इनके पास बैठने से मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी, वो होते हैं ना जैसे महात्मा और संत होते हैं जिनका वो होता है, मैं इनके पास बैठने से मुझे अनुभव, अगर मैं इनके पास 10 मिनट भी बैठूंगा आप, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी महान व्यक्तित्व के पास बैठा हूं। ये मेरी अंतर मन की आवाज है। और जैन साहब, आप ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मैं रास्ते की बात आपसे बताता हूं, मुझे अनुज डागर जी लेके आए, क्योंकि मोस्टली हमारे क्षेत्र में, पूरे मवाना में यही रहते हैं, तो ये रास्ते में मुझे ये कहने लगे कि जी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो तो भगवान है। मैंने कहा भाई भगवान तो भगवान ही होते हैं। कहने लगे जी नहीं, हमारे लिए भगवान है। तो मुझे वो बात
मेरे अंतर्मन को ये लग गई कि इतना सहयोग इनका स्टाफ जो है, जो इनके साथ कर्मचारी कार्य करते हैं, वो इनको भगवान का रूप देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। ये आपकी सर बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप बहुत इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं आज कि हमें आप जब भी कोई कार्य हमें सौंपेंगे ना, क्योंकि हम भी आपका हिस्सा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हम भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जब भी हमें आप कोई कार्य सौंपेंगे हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें यहाँ मौका दिया, इसके लिए हम तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ने तो इमोशनल कर दिया। लेकिन बच्चों, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ वी एम फॉर स्टार्स वी विल रीच मून। अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप पहुंच ही पाएंगे वहां तक। उसके अगर उस तक नहीं पहुंचते तो उसके नजदीक तो पहुंचेंगे। तो एम फॉर 90%, 90% का अपना लक्ष्य रख के बोर्ड की तैयारी शुरू करें। अगर 90% का लक्ष्य रख के करेंगे तो सब लोग डिस्टिंक्शन के साथ 75% अंक के साथ तो कामयाब होंगे ही होंगे। अब मैं वीर बहादुर सर से उनका आशीष वचन आप लोगों के लिए सुनना चाहता हूं। अंतिम प्रश्न के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम प्रश्न विशेष रूप से जो पहले प्रश्न थे उनका कंक्लूजन है। तो इसके बारे में केवल यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चा ये डिसाइड कर ले कि जैसा मैंने सिलेबस बताया था कि 30% कम हो चुका है, 15% लगभग और कम होना है, कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे आएंगे। उन टॉपिक्स का ही जो है रिवीजन करे, उसको जो है कॉपी पे नोट करके रहे। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनका लाभ ले, और जो ई विद्या ने प्रारंभ की है वो सभी जो टीचर्स हैं बड़े योग्य हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा जो है उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो है कंटिन्यूटी जरूरी है। आप एक दिन तो पढ़ लिए, 2 दिन के लिए कहीं शादी वगैरह में चले गए, पता चला कि वहाँ स्वास्थ्य तो आपका खराब हो गया, बीमार हो गए, घर बैठ गए, 1 सप्ताह आपका खराब हो गया। तो इन दिनों में आपको जो है इस तरह के जो काम है, शादी ब्याह के भी यदि परिवार में है तो मजबूरी है, लेकिन दूसरे इधर उधर के आपको छोड़ने हैं। तीसरी बात आपको ये है, जो टाइम टेबल की चर्चा हुई थी, वो टाइम टेबल आप फॉलो करिए और उस टाइम टेबल को बनाइए, और उसके अनुसार यदि आप सख्ती से पालन करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से होगा। दूसरा एक और बताना चाहूँगा, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके प्रैक्टिकल्स भी जनवरी में होने हैं, जनवरी में तक कंप्लीट हो जाने हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल्स तो वो चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, इसलिए वो तो लैब में जाके ही करने पड़ेंगे। इसलिए जो साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है, तो स्कूल में जरूर पहुंचे और वो मार्क्स ले, और मार्क्स उसको तभी मिलेंगे जब वो प्रैक्टिकल करेगा। तो 30% जो है मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के होते हैं। 100 नंबर का जो है टोटल मार्क्स है, 70 की आपकी थ्योरी आएगी और आपकी जो है 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स हैं। तो प्रैक्टिकल भी जरूरी है। प्रैक्टिकल हमारे दिमाग में अक्सर ये बैठा हुआ है कि प्रैक्टिकल मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन मार्क्स भी तभी आएंगे जब कॉपी में कुछ काम होगा, और कॉपी में काम तब होगा जबकि आपको कुछ करा हुआ होगा। तो इसलिए उसके लिए भी जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल्स को जो है अपने टीचर्स के माध्यम से उसको पूरा कर लें, और चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, या कंप्यूटर का हो, या मिलिट्री साइंस और जिस तरह के और सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जहाँ भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है, उनके जरूरी है, क्योंकि ये डिवीजन बनाने में आपके बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कई बार आप अभी जो ये देखने में आया 10th क्लास के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ भी 10th क्लास में अब जो गवर्नमेंट ने, पहले जब CBSE में वगैरह में आता था कि 90% मार्क्स आ रहे, इस तरह के मार्क्स आ रहे, तो यूपी बोर्ड के जो थे लोग भी चिंतित हुए कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी परसेंटेज भी थोड़ी अबव हो। तो इन लोगों ने क्या किया कि 30% मार्क्स सेशन मार्क्स कर दिए, और 70 मार्क्स जो है थ्योरी के जो एग्जाम होता है। तो 30 मार्क्स सेशन मार्क्स भी हमके द्वारा जाता है, लेकिन वो तभी संभव है कि उस 30 मार्क्स में हर सब्जेक्ट का 5-5 नंबर प्रोजेक्ट के, मतलब 5-3 टेस्ट होते हैं, 15 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं और 15 नंबर थ्योरेटिकल एग्जाम के होते हैं। या साइंस का है तो टोटली उसमें 15 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 15 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं। तो यदि कैंडिडेट वहाँ क्लास में जमा नहीं कर पाएगा, टीचर्स को जमा नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे उसको मार्क्स अवेलेबल हो पाएंगे। तो यदि उसके 30 मार्क्स, हम कोशिश यही करते हैं, हर माँ बाप भी यही चाहता है, हर टीचर यही चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो उसको मार्क्स हम भी कोशिश करते हैं कि 25 से 30 के बीच में आ जाए वो। तो यदि उसके मार्क्स जो है, मान लो हम 25 ही उसको देते हैं, तो 25 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 नंबर तो उसके यही होंगे।
यानी बाकी जो मार्क्स उसको बचे हैं, उसने 180 में से 600 में से हम 180 माइनस कर दें तो उसे 420 मार्क्स बचे। तो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए उसको 210 नंबर और लाने हैं। उसको मात्र जो है 420 में से 210 नंबर लाने, 50% मार्क्स यदि वो ले आएगा तो ही गेन 60% मार्क्स। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट वगैरह के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी बच्चों से जो घरों पे बैठे हैं बच्चे, उनको या जो आपके दोस्त हैं जो आज इससे नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप अवगत कराइए कि ये प्रोजेक्ट वगैरह अपने विद्यालय में जमा करें, और जो 12th के बच्चे हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह वो जमा कर दें, वो सीख लें, जिससे वो आपके मार्क्स में लाभ हो सके। और स्वस्थ रहना आपके लिए इस कोविड-19 में बहुत जरूरी है। मास्क मस्ट है, बिना मास्क के नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं मास्क नहीं लगाया, मैं मास्क बाहर से लगाया था, अभी मैंने इस कार्यक्रम में ही बाहर अब निकाला है। दूसरा, डिस्टेंस, आप यारी दोस्ती निभाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है। अपना बचाव करना है तो डिस्टेंस का पालन करना है, और समय समय पे आप जो है हाथ मुंह धोते रहिए, तो निश्चित रूप से आप बचाव करते रहेंगे। और यदि आप बचाव करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप मिलेगी। जहां तक एम की बात है, अब तो बस एक ही आपका एम है कि आपको क्या बनना है, उससे मतलब नहीं है कि मुझे 10th क्लास या बोर्ड क्लास 12th क्लास में 90%, जैसे खोकर साहब ने कहा कि 90% मार्क्स लाने हैं, उसी को एम बना के चलिए। और उसके बाद फिर सोचिए कि मुझे कहाँ जाना है, तो एक ही लक्ष्य रखिए, 90 दिन में तैयारी करिए कि 90% मैं प्राप्त करूंगा। और यदि आप लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यदि 90 भी आपके नहीं आते हैं तो 80% आपके जरूर आएंगे। मेरी सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इस परीक्षा में अच्छे से अच्छा गेन करें, और ई विद्या को निश्चित रूप से आप उसका जो है लाभ लेते रहें। विद्या प्रकाशन एक सामान्य प्रकाशन नहीं है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सामान्य प्रकाशन नहीं है। मैं पिछले यूपी में लगभग पिछले 18 साल से यहाँ पे हूँ। पहले मैं 18 साल राजस्थान में मैंने जॉब की है, तो 18 साल में पहले मैं छपार में था, उसके बाद यहाँ है। तो विद्या प्रकाशन से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ भी छपार में भी जो है ये क्लासेस, ये हम बुक्स चलाते थे। यहाँ भी अधिकतर सब्जेक्ट्स की हमारी जो है इसकी चलती हैं, तो निश्चित रूप बहुत उपयोगी है। और ये क्लासेस स्टार्ट की हैं जैन साहब ने, निश्चित रूप से आपके लिए लाभ ही होंगी। जैन साहब का इनसे कोई लाभ नहीं है, ये तो बच्चों के लिए समाज सेवा के रूप में ये योजना की गई है, तो इसका आप लाभ लीजिए। और जैन साहब ने, पूरे परिवार ने हमें यहाँ बुलाया, मैं निश्चित रूप से आप सबका जो आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हम सबका एक दूसरे कोऑपरेशन लेकर इस शिक्षा को और आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कितनी महत्वपूर्ण बच्चों आप लोगों को बात बताई है। टीचर्स आप लोगों के लिए भी काफी मार्गदर्शन और उपयोगी सिद्ध होंगी। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप ये लाइव कार्यक्रम से फिर इसका रिकॉर्डेड वर्जन ई विद्या टीवी को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं चेयरमैन साहब से और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारी विद्या प्रकाशन कल्चर के जो चीजें हैं वो एक ग्रीन सैपलिंग और मेमेंटो देके हमारे आज के गेस्ट को सम्मानित करें। सर प्लीज। सर प्लीज। आइए सर, ग्रीन सैपलिंग दीजिए। ये ग्रीन पौधा, हम फूलों के जगह ग्रीन पौधा देके अपने अतिथि लोगों को जो है वेलकम करते हैं। सर अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो हैं सर को सम्मानित करें। इधर आ जाइए। अब मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ये मोमेंटो देकर धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे आपने
अब एक ग्रुप फोटोग्राफ सर हम लोग करा लें प्लीज। सर को बीच में ले लेते हैं। हाँ, सर आ जाइए, आप लोग बीच में आ जाइए, या गेस्ट लोग बीच में रहें सर। आप रहिए। करूंगा और फिर हम आज के प्रोग्राम का अंत करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष